हेलो स्टूडेंट्स, पेपर 6D सीए फाइनल इलेक्टिव पेपर इकोनॉमिक लॉज, उसमें हम पीटी एक्ट की रिवीजन करेंगे। स्टैंड्स फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट ऑफ 1988। देखिए, प्रोहिबिशन का मतलब है रोक लगी है। बेनामी प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में हम देखेंगे। ये एक्ट 1988 का है, लेकिन इसका सेकेंड वर्जन आया, या यूं कह लीजिए अमेंडमेंट से 2016 में ये एक्ट पूरी तरह से आ पाया। देखिए, बेनामी जो शब्द है, दरअसल आज के दिन जिसे हम ईरान कहते हैं, पहले ये पर्शियन इलाका होता था, तो पर्शियन भाषा की टर्म से ये बेनामी वर्ड लिया गया है, जिसका मतलब है विदाउट अ नेम। जिसे मॉडर्न जमाने में आप कहते हैं, अगर आपके बिहाफ पे कोई और आदमी कुछ कर रहा है तो उसे हम क्या कह देते हैं, प्रॉक्सी जिसे कह देते हैं। बेनामी प्रॉपर्टी तो सिंपल उसी भाषा में हो गया, आपने खरीदी है किसी और के नाम पे। ऑब्वियसली आप टैक्स वगैरह का चोरी करना चाहते होंगे, जिस आदमी के नाम पे लिया है उसे हम कहते हैं बेनामीदार, और आप जो ओरिजिनल ओनर है, यहां उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे बेनिफिशियल ओनर, जो हम देखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में। तो कहने का मतलब है पैसा किससे आया है, बेनिफिशियल ओनर से आया है। वजह क्या है, किसी और के नाम पे क्यों ले रहा है? भाई साहब, अनअकाउंटेड मनी है, टैक्स इवेजन है, मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं इस एक्ट का जो बेस है ना, वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ही है। तो चाहे वो जमीन खरीदना, शेयर्स खरीदना, डिपॉजिट किसी और के नाम पे लेना, तो बेनामी ट्रांजैक्शन वैसे तो देखा जाए हमारे देश में 19th सेंचुरी से है, क्योंकि और हमेशा से रही है, जिनके पास भी काला धन था। लेकिन मेनली इसको ग्रोथ जो मिला, मोमेंटम जो मिला, वो था जब हमने जमींदारी सिस्टम अबॉलिश किया और एक लैंड सीलिंग लगा दी कि इससे ज्यादा आप जमीन रख नहीं सकते। जब हमने कल्टीवेटर्स के नाम पे कर ली थी, तो इन जमींदारों ने फर्जी नामों पे अपनी जमीनें करवा दी, वहां से इसको मोमेंटम हुआ। तो हमने बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 में लेके आए थे 5 सितंबर को, लेकिन इसके सिर्फ 9 सेक्शन थे। जबकि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, मोदी जी ने जब किया था 2016 में 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट खत्म कर दिए थे, और 500 का बाद में नया भी आया। तो दरअसल उसी डीमोनेटाइजेशन से पहले 1 नवंबर को ही इस एक्ट का सेकंड वर्जन आया था, जिसका नाम इन्होंने रीनेम करके लिखा द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट। ईयर वही रहा, लेकिन 2016 में मेन बात आई, और इस एक्ट के अंदर 8 चैप्टर्स हैं, डिवाइडेड इनटू 72 सेक्शंस हैं, एंड इसी 2016 के इससे रिलेटेड क्या है, रूल्स भी हैं। देखिए, लोग बेनामी ट्रांजैक्शन क्यों करते हैं? जैसे मैंने कहा, अनअकाउंटेड मनी है, आप लॉ से बचना चाहते हैं, रेवेन्यू अथॉरिटीज को डिसीव धोखा देना चाहते हैं, लैंड सीलिंग जैसे मैंने बताया, या आप लैंडिंग इंस्टीट्यूशन बैंक वगैरह को धोखा देना चाहते हो, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी वो टेक ओवर कर लेंगे अगर उन्होंने लोन आपने उनका वापस नहीं किया, तो इसलिए आपने बेनामीदार के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली। या अपनी 2 नंबर की कमाई को और बढ़ाना चाहते हैं, अपनी नेटवर्थ को आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ दिखा कुछ और रहे हैं। तो देखिए, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे 8 चैप्टर है, जिसमें से सेक्शन नंबर 2 तक आप जानते हैं डेफिनेशन होता है, प्रिलिमिनरी है। मेन है आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 2, जो कि आप देखेंगे प्रोहिबिशन है बेनामी ट्रांजैक्शंस पे। फिर है अथॉरिटीज हैं, उससे रिलेटेड उसके ऊपर एपलेट ट्राइब्यूनल है, उसके ऊपर स्पेशल कोर्ट है। तो इस तरह से कुछ अथॉरिटीज हैं, और वो अथॉरिटीज क्या करेंगी, आपकी इस प्रॉपर्टी पे रोक लगाएंगी, कॉन्फिस्केशन करेंगी, उससे रिलेटेड चैप्टर है, एंड ऑफेंसेज एंड मिसलेनियस। लेकिन जब आपसे प्रॉपर्टी रिकवर की जाएगी, तो इंटरेस्टिंगली चीज ये देखना आपने, जो अथॉरिटीज में है, वैसे तो मैंने बताया बेस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, लेकिन जो अथॉरिटीज रहेंगी वो सारी की सारी इनकम टैक्स वाली अथॉरिटीज को ही इस एक्ट में पावर दी गई है। तो इस एक्ट का प्रियम्बल है, जिसे हम प्रीफेस भी कहते हैं, कि प्रोहिबिट करना है ऐसी ट्रांजैक्शंस को, हमने रिकवर करनी बेनामी प्रॉपर्टी, एंड प्रोवाइड फॉर इंसिडेंटल मैटर्स। सेक्शन 1 चैप्टर नंबर 1 देखते हैं, तो ये एक्ट पूरे भारतवर्ष में लगेगा। 1 नवंबर को ही हम इसका कमेंसमेंट कहेंगे, क्योंकि सेकेंड वर्जन अमेंडमेंट होकर के ये एक्ट 2016 में आया। गोइंग टू द डेफिनेशनल पार्ट, 31 के करीब यहां डेफिनेशन है। पहले हम देखेंगे जहां पे एक कॉमन वर्ड हमें दिखेगा, बेनामी बेनामी बेनामी। तो देखिए, बेनामी ट्रांजैक्शन में अगर हम पार्टीज देखते हैं, तो जैसे मैंने जिक्र किया, एक है बेनामीदार सबसेक्शन 10 में, बेनिफिशियल ओनर सबसेक्शन 12 में। तो बेनामीदार कौन है? कोई भी व्यक्ति है। तो पर्सन वर्ड आ गया, तो पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन, इंडिविजुअल, एचएफ फर्म, कंपनी वगैरह, या कोई फेक आदमी भी हो सकता है, जिसके नाम पे आपने प्रॉपर्टी क्या करी है, ट्रांसफर करी है, या आपने उसके नाम पे ले रखी है। एंड इंक्लूड्स, यूं भी कह सकते हैं, जिस आदमी ने अपना नाम दिया है,
कि मेरे नाम पे आप ये प्रॉपर्टी वगैरह ले लीजिए। बेनिफिशियल ओनर कौन है? अगेन एक पर्सन है जिसकी आइडेंटिटी हो सकता है हमें पता है या नहीं भी पता है, तब भी बेनिफिशियल ओनर ही कहेंगे, लेकिन उस प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है इसी आदमी को हो रहा है, चाहे आपने बेनामीदार के नाम पे ली है, किसी और के नाम पे ली है, लेकिन किराए पे दिए तो रेंट आप ही ले रहे हो, मतलब बेनिफिट आपको है, इसलिए वर्ड क्या है? ओनर की बजाय वर्ड है बेनिफिशियल ओनर। देखिए पर्सन सब सेक्शन 24 में है तो लिखा है शेल इंक्लूड, मतलब हर तरह की चीज आ गई, इंडिविजुअल, एचएफ, कंपनी, फर्म, ईओपी, बीओई रजिस्टर्ड है या नहीं, या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब बेनामी प्रॉपर्टी है, लेकिन बेनामी प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले प्रॉपर्टी सब सेक्शन 26 में कहता कोई भी एसेट ऑफ एनी काइंड, मूवेबल कहें, इमूवेबल कहें, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कॉर्पोरियल या इनकॉर्पोरियल, एंड इंक्लूड्स, या किसी प्रॉपर्टी में भी आपका आरटीआई है। व्हाट इज आरटीआई? राइट, टाइटल, इंटरेस्ट है। एंड इंक्लूड्स, अगर प्रॉपर्टी केपेबल ऑफ कन्वर्जन है इनटू सम अदर फॉर्म देन द प्रॉपर्टी इन द कन्वर्टेड फॉर्म, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोसीड्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी। जैसे सरकार ने अगर आपकी प्रॉपर्टी अक्वायर कर ली है तो कुछ ना कुछ और मिलेगा ना उसके बदले, कोई प्लॉट, दुकान वगैरह मिलेगी, तो वो भी प्रॉपर्टी माना जाएगा। बेनामी प्रॉपर्टी कब है? कहता वो प्रॉपर्टी जो कि सब्जेक्ट मैटर है किस चीज का? बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी ट्रांजैक्शन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सबसेक्शन 9 के अंदर, और एंड इंक्लूड्स उस प्रॉपर्टी से होने वाला प्रोसीड्स। केस था एक सीआईटी वर्सेस दौलत राम रावत मल का, जहां कहा गया, जैसे अगर मैं आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा हूं कि भाई इसके पास बेनामी प्रॉपर्टी है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो एलिगेशन लगा रहा है उसके ऊपर है, ना कि जिसके पास प्रॉपर्टी है। सो बर्डन ऑफ प्रूफ हु क्लेम्स एक्यूजेस इट टू बी व्हाट? बेनामी। तो आइए हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बेनामी ट्रांजैक्शन सब सेक्शन 9 के अंदर, और इसके अंदर है 4 क्लॉजेस हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो पहली बात कहता है ये कोई ट्रांजैक्शन है या अरेंजमेंट है? टीए, ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट है। तो मेन क्लॉज ए कहती है, इसके अंदर 2 बातें हैं, फर्दर सब क्लॉज ए एंड बी, कि जहां प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर करी है किसी और आदमी के नाम पे, जो हमने कहा बेनामीदार, और कंसिडरेशन आपने पे किया है बेनिफिशियल ओनर, एंड उस प्रॉपर्टी से होने वाला बेनिफिट, चाहे वो इमीडिएट हो या भविष्य में हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो किसको मिला है? बेनिफिशियल ओनर को, जिसका मतलब है जिस आदमी ने कंसिडरेशन दी है। लेकिन इस क्लॉज ए के अंदर फर्दर 2 क्लॉजेस आ गई कि भैया प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है, पैसे देने वाला कोई और है, बेनिफिट उसी को मिल रहा है, लेकिन यहां एक्सेप्शन है, कहता हम बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे चाहे आपने प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ली है और बेनिफिट भी आपको आ रहा है। यहां पे 4 एक्सेप्शन है। देखिए एचयूएफ में कौन होता है? कर्ता होता है और मेंबर होते हैं। तो अगर कोई एचयूएफ है वो अपनी कोई प्रॉपर्टी अपने कर्ता या मेंबर के नाम पे ले रही है, तो देखिए इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, अगर वो प्रॉपर्टी ली जा रही है उसके नॉन सोर्सेज से, मतलब 2 नंबर का पैसा नहीं है, या फिर अगर प्रॉपर्टी है वो किसी ऐसे आदमी के नाम पे जिसका संबंध कौन सा? विश्वास का, फिड्यूशियरी कैपेसिटी, जैसे अगर कंपनी से रिलेटेड डायरेक्टर का विश्वास का रिश्ता, फर्म से रिलेटेड पार्टनर का, ट्रस्ट से रिलेटेड ट्रस्टी का, या वसीयत जब बनाते हैं, विल बनाते हैं, तो जो उसे मैनेज करता है उसे कहते हैं एग्जीक्यूटर, और या फिर जैसे आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में हैं तो किसके पास होते हैं? डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। तो चाहे उनके नाम पे शेयर पड़े हैं, आप क्या होते हो? बेनिफिशियल ओनर होते हो, तो यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन एक आम आदमी जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल, वो अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम पे लेता है? अपनी बीवी और बच्चों के नाम पे। तो अगर उसने वो प्रॉपर्टी ली है फ्रॉम नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम, मतलब 2 नंबर का पैसा नहीं, बीवी बच्चे के नाम पे आप ले सकते हैं। 4th पॉइंट अगेन है, आप इंडिविजुअल हैं लेकिन आपकी बात प्रॉपर्टी बीवी बच्चों के नाम पे नहीं ली, ब्रदर, सिस्टर या लीनियल असेंडेंट या डिसेंडेंट, मतलब पिताजी, दादा या बेटा, पोता वगैरह, और आप उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में ज्वाइंट ओनर है। मतलब जब बीवी बच्चों के नाम पे ली थी, ज्वाइंट ओनर होना जरूरी नहीं है। हाँ, ये पॉइंट सेम यहाँ पे है, अगेन इसके अंदर ये पैसा आपके नॉन सोर्स ऑफ इनकम से होना चाहिए। क्लॉज नंबर बी आती है कि अगर आपने प्रॉपर्टी किस पे ली है? फिक्टिशियस नेम पे, तो क्लियर है बेनामी ट्रांजैक्शन है। तीसरा है जैसे बेनामीदार जो है जिसके नाम पे आप ले रहे हो उसको पता ही नहीं मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, मतलब किसी ने जबरदस्ती आपके नाम पे करवा दी है, आपको पता ही नहीं है। कहता वेयर ओनर ऑफ प्रॉपर्टी नॉट अवेयर ऑफ या डिनाइज द नॉलेज। नंबर 4 जिसे हम कहते हैं बेनिफिशियल ओनर, अनट्रेसेबल है। कहता व्यक्ति प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल, या यूं कह लीजिए वो फिक्टिशियस है। इसी सेक्शन की एक एक्सप्लेनेशन आती है, वो भी एक एक्सेप्शन क्रिएट करती है, हम बेनामी नहीं मानेंगे।
ये क्या कहती है, अगर हमारे देश में कानून है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, उसका सेक्शन है 53A, कहता है आपने किसी को प्रॉपर्टी बेची लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस क्या हुई है, पूरी नहीं हुई है, पार्ट परफॉर्मेंस हुई। इससे हुआ क्या, 3 कंडीशन है यहाँ। आपने अगले को पोजेशन दे दिया है लेकिन ओनरशिप अभी उसके नाम पे नहीं हुई है, जबकि स्टैंप ड्यूटी भी सरकार को दे दी गई है, रजिस्ट्री जो हम कहते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट भी रजिस्टर्ड है। मतलब हम कोई 2 नंबर का तो कर ही नहीं रहे, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, पोजेशन दे दिया, स्टैंप ड्यूटी दे दी, बस अभी रजिस्ट्री मिलनी बाकी है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक स्टार केस है भीम सिंह वर्सेस कान सिंह का। तो बेनामी ट्रांजैक्शन है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये डिपेंड करता है इंटेंशन ऑफ पार्टीज। हाँ, हम एक चीज हमेशा प्रिज्यूम करके चलेंगे, बेनामी ट्रांजैक्शन फॉर बेनिफिट ऑफ कंसिडरेशन प्रोवाइडर है। मतलब अगर कंसिडरेशन के बारे में नहीं पता है कि किसके बेनिफिट के लिए, जैसे हमने कहा बेनामी ट्रांजैक्शन तभी मानेंगे अगर बेनिफिट आपको मिल रहा है बेनिफिशियल ऑनर को, अगर नहीं पता चल रहा है तो प्रिज्यूम यही करना है कि आपको ही मिल रहा है। चैप्टर नंबर 2, ये बेनामी ट्रांजैक्शन जो हमने पढ़ा सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में, उसी के ऊपर है कि प्रोहिबिशन है ऐसी ट्रांजैक्शंस पे। सेक्शन 3 से लेकर 6 तक ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा। तो सेक्शन 3 ये कहता है प्रोहिबिशन है हर उस आदमी पे जो इस तरह की ट्रांजैक्शन कर रहा है, और 2016 की अमेंडमेंट आने के बाद अगर आप इस तरह का कर रहे हैं तो सेक्शन 53 कहता है आपको जेल हो सकती है, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है मिनिमम 1 साल मैक्सिमम 7 साल, एंड जो प्रॉपर्टी है बेनामी प्रॉपर्टी उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जो हम आगे देखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 में, उसका 25% आपको फाइन भी लगेगा। और आपके ऊपर जब केस करना है तो सेक्शन 55 कहता है पहले प्रायर सैंक्शन लेनी पड़ेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि इनकम टैक्स वाले हैं, कमिश्नर, डायरेक्टर या प्रिंसिपल कमिश्नर या प्रिंसिपल डायरेक्टर, मतलब रोक है सेक्शन 3 ये कहता है। और सेक्शन 4 बहुत बढ़िया, मैं इसे स्टार सेक्शन मानूंगा एग्जाम के लिए। एक प्रॉब्लम आ सकती है इसके ऊपर, देखिए अगर आप बेनिफिशियल ऑनर हैं, आपने करी है बेनामी ट्रांजैक्शन, तो जो भी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है आप उसे रिकवर नहीं कर सकते हैं। मतलब रियल ऑनर कहें, बेनिफिशियल ऑनर कहें, या उसके बिहाफ पे आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कोई केस ही नहीं कर सकते उससे रिलेटेड, ना तो बेनामीदार के ऊपर ना ही किसी और व्यक्ति के ऊपर। एंड सेम वे अगर कोई केस होता है तो उसमें आप ये डिफेंस भी नहीं ले सकते हैं अगेंस्ट बेनामीदार वगैरह। मतलब आप ये प्रॉपर्टी किसी रूप से आप नहीं मिल सकती है, ना कोई केस वगैरह कर सकते हैं। और सेक्शन 5 कहता है ये प्रॉपर्टी जब्त करके कॉन्फिस्केट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाएगी। और सेक्शन 6 ये कहता है जो बेनामीदार के नाम पे आपने प्रॉपर्टी कर दी है वो आगे किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, मतलब रीट्रांसफर वो नहीं कर सकता, ना तो बेनिफिशियल ऑनर को आपको, ना ही किसी और आदमी को जो आपके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। और अगर कॉन्ट्रावेंशन इस चीज का होता है तो इस तरह का रीट्रांसफर वॉइड होगा, एज गुड एज नथिंग होगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ये भी 2016 में डीमोनेटाइजेशन के समय ही सरकार ने काले धन को बाहर निकालने के लिए एक स्कीम निकाली थी इनकम टैक्स में कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम अगर आप डिक्लेयर कर दें तो हम बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। तो वहां पे एक अलग बात है, वरना देखिए रीट्रांसफर पे पूरी तरह से रोक है कि इस स्कीम के द्वारा जब आप डिक्लेयर करते हैं तो जो आदमी डिक्लेयर कर रहा है या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आप ये प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने देखा सेक्शन 3 में कि आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है 1 से 7 साल जेल, और फाइन था 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। तो सब सेक्शन 16 में इसकी डेफिनेशन आती कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू किसकी, पहली बात तो प्रॉपर्टी की। तो यहां पे 2 क्लॉज हैं, पहली कहती है प्राइस द प्रॉपर्टी वुड ऑर्डिनरली, मतलब आमतौर पे कितने पैसे मिलेंगे अगर उसे बेच देते हैं हम ओपन मार्केट में ऑन द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। सिंपली जो ओपन मार्केट में बेचें जितने पैसे आ जाएंगे फेयर मार्केट वैल्यू। एंड अगर इस तरह से प्रॉपर्टी फेयर मार्केट वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो रूल्स से सहायता लेंगे। रूल नंबर 3 डील करता है अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं और वो अनकोटेड हैं तो उसकी हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो इसने 3 लिमिट्स दिए हैं कि हायर लेना है किसका, जितने के आपने खरीदे, या फेयर मार्केट वैल्यू जो आपने निकाली है एज पर डीसीएफ। डीसीएफ स्टैंड्स फॉर डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मेथड बाय मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट। यह इन्होंने एक फॉर्मूला दिया a प्लस बी माइनस एल, ए प्लस बी माइनस एल करके जो आ गया उसको मल्टीप्लाई करें पीवी डिवाइड बाय पीई। पीवी क्या है, जितने के आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं उनकी पेड अप वैल्यू, और पीई क्या है, टोटल पेड अप इक्विटी शेयर्स जितने के वो बनते हैं। अब a प्लस बी माइनस एल क्या है, a है सारे के सारे एसेट्स की बुक वैल्यू ले लें जो बैलेंस शीट वैल्यू होती है, लेकिन उसमें से आपने क्या करना है, आपने उसमें से छोड़ देने हैं कुछ एसेट्स, जिसमें से एक आ गया बुलियन जिसे हम गोल्ड कॉइन वगैरह कहते हैं, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन्स, आर्टिस्टिक
पेंटिंग वगैरह कह लीजिए, सिक्योरिटीज या इमूवेबल प्रॉपर्टी छोड़ देनी है। ये क्यों छोड़ी है? क्योंकि इनकी आपने बुक वैल्यू नहीं लेनी है, इनकी लेनी है आपने ओपन मार्केट प्राइस ऑन सेल ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। इनकी ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है, ना कि बुक वैल्यू। साथ में ए निकालते समय जब बाकी एसेट्स लिए उसमें से क्या करें, उसमें से जितना आपका टैक्स बनता है नेट ऑफ टैक्स माइनस कर दें, जितना टैक्स बना या रिफंड आ गया वो नेट हो गया, या और साथ में कोई फिक्टिशियस एसेट या डेफर्ड एक्सपेंडिचर वगैरह है आप डिडक्ट कर दें। अब सी क्या है, आपने लेनी है बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लेकिन बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज में से आपने क्या माइनस करना है, पेड अप कैपिटल इक्विटी शेयर की माइनस करनी है, डिविडेंड के लिए जो पैसा साइड में रखा वो भी माइनस करना है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आपने माइनस करने हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन फंड माइनस नहीं करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी आपने माइनस करना है, लेकिन जितना आपने टैक्स दिया है नेट टैक्स वो नहीं कंसिडर करेंगे। प्रोविजन अगर आपने कोई बनाई है लायबिलिटी देने के लिए, कोई लायबिलिटी पे करनी है, उसकी प्रोविजन आप पक्का माइनस कीजिए, जो भी आपने प्रोविजन बनाई है। लेकिन अगर कोई असर्टेन लायबिलिटी है जैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वो तो पक्का रिडीम होना असर्टेन है, वो आप माइनस नहीं करेंगे। आप कॉन्टिजेंट लायबिलिटी भी माइनस करेंगे, लेकिन एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आप माइनस नहीं करेंगे, वो है प्रेफरेंस डिविडेंड पे, जो उनके डिविडेंड का एरियर जो बनता है वो माइनस नहीं करेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 देखिए अथॉरिटीज पे आता है, तो हम इस सेक्ट में 3 टायर सेटअप में अथॉरिटीज भी देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है सेक्शन 7 से लेकर 23 है, लेकिन इस चैप्टर में सेक्शन 8 से लेकर के 17 तक ओमिट हो चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर को अथॉरिटीज को आप पढ़ते हैं तो उससे पहले कुछ डेफिनेशंस देखनी जरूरी है। जैसे व्हाट डू मीन बाय अथॉरिटी, सब सेक्शन 6 कहता है, जिसके बारे में सेक्शन 18 में बताया गया है। सेक्शन 18 में हम ये 5 अथॉरिटी पढ़ेंगे। उनकी डेफिनेशन यह है, इनिशिएटिंग ऑफिसर, जिसे शॉर्ट में हम कह देंगे IO, ये वर्ड बार बार आएगा, IO कह देंगे हम इसे, इनिशिएटिंग ऑफिसर। सब सेक्शन 19 में ये इनकम टैक्स के 2 ऑफिसर हैं, AC या DC, AC असिस्टेंट कमिश्नर, DC डिप्टी कमिश्नर। देन सब सेक्शन 4 में अप्रूविंग अथॉरिटी, ये भी इनकम टैक्स वाले हैं, एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर। सब सेक्शन 2 में एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर। सब सेक्शन 1 में है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो कहता है सेक्शन 7 में बताई गई है। और अगर आप सेक्शन 7 में देखते हैं तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगी, कहता एक अलग से एक्ट है, द स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976 में जो अथॉरिटी है वही यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी। और इसके अंदर जो ऑफिसर होगा वो किससे निचले वाले रैंक से नहीं होना चाहिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे वाले रैंक में नहीं होना चाहिए। सब सेक्शन 5 में आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब है रोक लगा देना, प्रोहिबिशन, रोक लगा देना। किस चीज के ऊपर? स्वाभाविक है प्रॉपर्टी के ऊपर कि ना आप ट्रांसफर करेंगे, ना कन्वर्ट करेंगे, ना उसको कहीं डिस्पोजिशन या कह लीजिए उसकी मूवमेंट कहीं नहीं करेंगे। ट्रांसफर बड़ा एक वर्ड है। सब सेक्शन 29 में डेफिनेशन है, सेल कहें, परचेज कहें या एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल, पोजेशन या लेन, किसी भी तरीके से किसी को कोई चीज देना, डेट इज ट्रांसफर। तो आइए अथॉरिटीज के ऊपर सेक्शन नंबर देखिए 18, यही देखिए अथॉरिटीज एंड उसकी जुरिस्डिक्शन की बात करी है। ये 5 अथॉरिटी कहते हैं इनिशिएटिंग ऑफिसर की जो जुरिस्डिक्शन या पावर कह लीजिए वो है नोटिस जारी करना, ताकि प्रॉपर्टी की अटैचमेंट पे रोक लगाई जा सके कि आप आगे ट्रांसफर ना करें। अप्रूविंग अथॉरिटी का काम है नोटिस देना सबूत के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर जो कि ITO था उसका काम है कि जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की जाती है उसका पोजेशन एंड मैनेजमेंट संभालना। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑब्वियसली कॉन्फिस्केशन एंड वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर देगी। एंड एपीलेट ट्राइब्यूनल देखिए उसके ऊपर आती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के, वो क्या करेगी, अपील हेयर करेगी अगेंस्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सेक्शन 19 में इनकी पावर्स है, इनकी पावर्स है सिविल कोर्ट वाली जो हर एक्ट में सेम रहती हैं। इशुइंग समन, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस, रिक्वायरिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ, इशुइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, पासिंग एक्स पार्टे ऑर्डर, रिव्यूइंग इट्स ऑन डिसीजन या अदर इंसिडेंटल मैटर। जब ये सम्मन देंगे तो उस व्यक्ति को अपेयर करना ही होगा। आप बाउंड हैं, आप खुद अपेयर हो या अपना एक रिप्रेजेंटेटिव आप भेज सकते हैं। इनकी कार्रवाई जुडिशियल इन नेचर की होगी जैसे कोर्ट की होगी, और ये सहायता ले सकते हैं पुलिस की या किसी भी सरकारी विभाग की, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो। जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी हैं, जैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हम देखते हैं बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह, तो इनसे भी ये कोई इंफॉर्मेशन वगैरह लेना है ये पक्का ले सकते हैं।
सेक्शन 20 कहता है आप इंक्वायरी वगैरह करने के लिए सरकार के किसी भी विभाग के अफसरों से सहायता ले सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स, कस्टम एक्साइज, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट, स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई, पुलिस इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सेबी, किसी भी स्पेशल एक्ट में कोई बॉडी कॉर्पोरेट है उसके ऑफिसर्स या सरकार के, बैंक के कोई भी अफसरों से आप हेल्प ले सकते हैं। सेक्शन 21 कहता है आप की पावर है, कोई भी जब आप इंफॉर्मेशन मांगेंगे किसी भी ऑफिसर से मांगेंगे जो खाते वगैरह, बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह देखिए मेंटेन कर रहा है, तो ये उसकी जिम्मेवारी होगी कि उसको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो भी ये मेंटेन कर रहा है। और यहां आपने इंफॉर्मेशन देनी है जब महीना जो खत्म हो जाता है, जिस समय आपने अकाउंट्स वगैरह बनाए उसके अगले 15 दिन के भीतर जो भी आपको स्टेटमेंट मिली है आपको प्रोवाइड करनी होंगी। सेक्शन 22 कहता है ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपने मांगे थे आप चाहें तो इन्हें इंपाउंड, जिसका मतलब है आप अपने पास रिटेन भी कर सकते हैं इंक्वायरी वगैरह से संबंधित, और ये आप अपने पास रख सकते हैं 3 महीने तक। जब आपने अटैचमेंट ऑर्डर दिया ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देती है और ये ऑर्डर ये देते हैं अंडर, ये ऑर्डर देगा अंडर सेक्शन नंबर 26 के अंदर, हम ये पढ़ेंगे। एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है फॉर रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग। और इंपाउंड करने से पहले एक अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो कहता है अगर रिटेन कर रहा है इनिशिएटिंग ऑफिसर तो उसे अप्रूविंग अथॉरिटी से पूछना है, और ये पूछना है विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंपाउंडिंग, एंड फॉर फर्दर एक्सटेंशन अगर करना चाहते हैं आपको फर्दर अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। कहता है ये रिटेंशन का पीरियड इन नो केस टू एक्सीड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग, जब कार्रवाई खत्म हो जाएगी उसके बाद 30 दिन से ज्यादा हो नहीं सकते। सेक्शन नंबर 22 में सब सेक्शन 4 कहता है कि ये जो आपकी बुक्स वगैरह इंपाउंड हुई हैं आप कॉपीज वगैरह इसकी ले सकते हैं जिस आदमी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, और नो डाउट जैसे हमने पढ़ा था ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के लिए होंगी, उसके बाद ये वापस कर दी जाएंगी अनलेस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कह लीजिए या अप्रूविंग अथॉरिटी कह लीजिए, अगर वो इसका रिलीज किसी और पर्सन को अलाउ करते हैं। सेक्शन 23 कहता है अथॉरिटी की पावर है इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट करना। कौन करेगा? इनिशिएटिंग ऑफिसर अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेने के बाद कोई भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन किसी भी पर्सन की, किसी भी प्लेस की, किसी भी प्रॉपर्टी की, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की, या किसी भी कह लीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट, BOA स्टैंड्स फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह का आप इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। नाउ अगला चैप्टर नंबर 4 सेक्शन 24 से 29 बढ़िया से है, यह आता है अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कॉन्फिस्केशन। अटैचमेंट हमने सब सेक्शन 5 में डेफिनेशन पढ़ा था, एक रोक लग गई प्रॉपर्टी के ट्रांसफर मूवमेंट वगैरह पे। एडजुडिकेशन का मतलब हो गया उसके ऊपर क्या आएगा? ऑर्डर आएगा। कॉन्फिस्केशन का मतलब हो सकता है अंत में आपकी प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाए। तो सेक्शन नंबर 24 यहां कहता है जब आपने ये अटैचमेंट करना है तो नेचुरल उसके लिए क्या देंगे? आप नोटिस देंगे। कौन देगा? इनिशिएटिंग ऑफिसर देगा, जो हमने कहा था AC या DC, असिस्टेंट या डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि उसके पास कुछ मटेरियल इन पोजेशन है, उसे लगता है कि आप क्या हैं, बेनामीदार हैं, वो एक अपना रिकॉर्ड भी बनाएगा, रीजंस इन राइटिंग, और ये एक शो कोज नोटिस है, कारण बताओ नोटिस, कि बेनामीदार को क्यों ना भाई साहब हम इस प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी मान लें, आप अपना रिप्लाई दीजिए और इस समय के अंदर अपना रिप्लाई दीजिए। और इस नोटिस की कॉपी बेनिफिशियल ऑनर की अगर आइडेंटिटी पता है तो उसे भी दी जाएगी। और यहां पे प्रोविजनल अटैचमेंट, जिसका मतलब है टाइम बिंग, टेम्परेरी अटैचमेंट की जाएगी अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर का व्यू ये है कि भाई साहब आप ये प्रॉपर्टी आगे किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर देगा। पूरे एक्ट में नॉर्मली आप देखते हैं इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास जो पावर है उसको अप्रूविंग अथॉरिटी, उससे ऊपर वाला जो एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर है उसे पूछ के ही वो पावर एक्सरसाइज करेगा, और ये ऑर्डर प्रोविजनल का रहेगा मैक्सिमम 90 दिन के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ध्यान दीजिएगा, ये 90 दिन उस दिन से स्टार्ट नहीं होंगे। इस एक्ट में यही इंटरेस्टिंग है, जिस दिन ऑर्डर आया, बल्कि जिस महीने में जिस मर्जी तारीख को ऑर्डर आ जाए, 90 दिन स्टार्ट होंगे वो महीना खत्म होने के बाद। जैसे 5 जून को अगर ऑर्डर आया तो हम 90 दिन काउंट करेंगे 1 जुलाई से। अटैचमेंट किस तरह से की जाएगी ये रूल्स में बताया गया है। अब इनिशिएटिंग ऑफिसर कुछ इंक्वायरी करेगा, रिपोर्ट या सबूत वगैरह मंगवाएगा, क्योंकि उसके पास 90 दिन का उसने अटैचमेंट का ऑर्डर दिया था, इस दौरान उसे कंप्लीट करना है ताकि वो अपना ऑर्डर पास करे। अब वो ऑर्डर क्या देगा? यहाँ 2 बातें होंगी, या तो कहेगा कंटिन्यू किया जाए प्रोविजनल अटैचमेंट और भी आगे अप्रूविंग अथॉरिटी से पूछ के, जब तक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेक्शन 26 में अपना ऑर्डर पास ना कर दे, या वो अपना पहले वाला ऑर्डर क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा, रिवोक कर देगा, या अगर उसने सब सेक्शन 3 में प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पहले नहीं दिया था तो वो अब भी दे सकता है, और या फिर
पुगेगा नहीं, ये देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मेन चीज ये आती कि ये बहुत ही बढ़िया या इंपॉर्टेंट है कि जब हमने ये 90 दिन का टाइम कंप्यूट करना है, कैसे करना है। हो सकता है बेनामीदार ने इस दौरान स्टे ले लिया हो, तो स्टे वाला पीरियड हमें क्या करना है, स्टे कहीं इंजंक्शन कहीं एक्सक्लूड करना है। लेकिन अगर इसको एक्सक्लूड करने के बाद ये जो 90 दिन थे ये एक्सक्लूड वगैरह कर दिए, लेकिन अगर ये बैलेंस डेज रह जाते हैं लेस देन 30 डेज, तो यहां आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि कम से कम ये एक्सटेंड कर दिया जाएगा 30 दिन, मतलब 30 दिन का पक्का आपको बेनिफिट दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 जून को नोटिस जारी हुआ, तो मैंने कहा था 90 दिन काउंट करने हैं 1 जुलाई से। लेट्स से स्टे मिलती है 10 सितंबर को, तो अगर 10 सितंबर को अगर स्टे रहती है और तो जो भी हमने डेज वगैरह कंप्यूट करने हैं, राइट, स्टे वाला पीरियड आप क्या करेंगे, वहां से एक्सक्लूड कीजिए। जैसे अगर मैं कहूं, मान लीजिए स्टे लगती है ऑन 10th ऑफ, दो सिचुएशन है यहां पे, 10th ऑफ अगस्त एक बार ले लीजिए और स्टे रहती है 15 सितंबर तक। तो जुलाई से हमें काउंटिंग करनी थी, जुलाई के हुए 31 दिन और 10th अगस्त को स्टे लगी है, तो 9 दिन अगस्त के हो गए, टोटल हो गए 40, पीछे बचे 50। अब स्टे वाला पीरियड छोड़ने के बाद आपके पास बैलेंस देखिए 50 दिन बचते हैं, तो ये 30 डेज से कम नहीं है, तो यहां 50 ही रहेंगे। लेकिन अगर मैं अगस्त की बजाय यहां सितंबर ले लूं, एक महीना आगे बढ़ा दूं, तो आप देखिएगा आपके पास बैलेंस दिन बचते हैं 19, तो 19 ही आपको बेनिफिट 30 दिन का पक्का मिलेगा, जिसका मतलब है आपको एक्स्ट्रा 11 दिन मिल गए हैं। इसी में सबसेक्शन 5 क्या कहता है, इनिशिएटिंग ऑफिसर ने जैसे अपना ऑर्डर दिया था प्रोविजनल अटैचमेंट का सबसेक्शन 4 में कि वो कंटिन्यू करेगा या रिवोक करेगा, तो वो 15 दिन के अंदर अंदर एक स्टेटमेंट ऑफ केस बना करके रेफर करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, क्योंकि अल्टीमेटली सेक्शन 26 में उन्होंने डिसीजन देना है। तो ये 15 दिन के अंदर जो प्रिपेयर करना है, इससे रिलेटेड भी देखिए सेम एक्सप्लेनेशन है कि 24/5 में जब 15 दिन आपने काउंट करने हैं, तो स्टे वाला पीरियड एक्सक्लूड कीजिए, और अगर स्टे एक्सक्लूड करने के बाद जो टोटल दिन रह जाते हैं वो अगर लेस देन 7 डेज रहते हैं, तो कम से कम आपको मिलेंगे 7 दिन, मीन्स एक्सटेंड कर दिया जाएगा 7 दिन तक। सेक्शन 25 कहता है जो सेक्शन 24 में नोटिस दिया अटैचमेंट का, वो किस तरह से दिया जाएगा, पोस्ट से, या जैसे कि एक सिविल कोर्ट ने अपने क्या जारी किए हैं समन्स। नोटिस किसको देंगे, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को, फर्म है तो उसके मैनेजिंग पार्टनर या मैनेजर को, एचओएफ है तो कर्ता या मेंबर को, कंपनी है तो प्रिंसिपल ऑफिसर को, एओपी बीओआई है तो उसके प्रिंसिपल ऑफिसर या मेंबर को, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है तो उसके मैनेजर को। अब आता है मेन सेक्शन नंबर 26 कि अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या देगी, अपना एडजुडिकेशन, जिसका मतलब है वो अपना क्या देगी भाई साहब, वो अपनी जजमेंट वगैरह देगी। तो ये कब देगी, नेचुरल है, जैसे ही आपको वो 15 दिन के अंदर रेफरेंस स्टेटमेंट ऑफ केस मिला था इनिशिएटिंग ऑफिसर से, तो ये अपना ऑर्डर देने से पहले हर पार्टी को एक नोटिस जारी करेगी, चाहे आप बेनामीदार हैं, बेनिफिशियल ऑनर है, बैंकिंग कंपनी है, अगर आप इंटरेस्टेड पार्टी हैं, जैसे वो एसेट आपके पास गिरवी रखा हुआ, या कोई भी आदमी जो उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा है, ये नोटिस ही जारी करेगी 30 दिन के अंदर अंदर जब इसको रेफरेंस मिली है, और आपको रिप्लाई या रिस्पांस देने के लिए भी कम से कम 30 दिन का समय मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी के ज्वाइंट ओनर हैं, कोशिश की जाएगी सभी को नोटिस दिया जाए, लेकिन अगर एक को भी नोटिस मिला है तो उसे वैलिड मान लिया जाएगा। कहने का मतलब हर किसी को नोटिस देना 100% जरूरी नहीं है, कोशिश जरूर करेंगे। इसके बाद क्या होगा, आपने जब रिस्पांस दिया, ये आपका रिस्पांस को, रिप्लाई को कंसिडर करेंगे, इंक्वायरी, रिपोर्ट, एविडेंस, सबूत, इंफॉर्मेशन मांगेंगे, उसके पास ऑर्डर पास कर देंगे कि भाई साहब ये बेनामी प्रॉपर्टी है या नहीं। कहने का मतलब अगर ये हाँ कर देते हैं तो दैट मीन्स प्रोविजनल अटैचमेंट फाइनल हो जाएगी, वरना वो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। इसके बाद सब सेक्शन 4 ये कहता है अगर जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है उसमें उसका कुछ हिस्सा बेनामी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेनामी प्रॉपर्टी है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कि वो कौन सा हिस्सा है, तो यहां पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपना डिसीजन दे सकती है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जिसका मतलब है जैसे उन्हें ठीक लगे। देन सबसेक्शन 5 कहता है अगर इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग अथॉरिटी को लगता है कि जो प्रॉपर्टी बेनामी है इसके अलावा भी कोई और प्रॉपर्टी बेनामी है, तो उसके ऊपर भी वो कार्रवाई कर सकती है, और मान के चलेंगे इसका भी अटैचमेंट वगैरह का ऑर्डर आया हुआ है। और किसी व्यक्ति का नाम गलती से अगर गलत ऐड हुआ है, बेनामीदार या बेनिफिशियल ओनर, उसे आप काट सकते हैं, या नहीं डला है तो आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं, और ये कार्य करेंगे आप अपने आप ही एज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सीओ मोटो या किसी आदमी की एप्लीकेशन पे। अब आपने ऑर्डर जो देना है 1 बरस के अंदर देना है, लेकिन ध्यान रखें ये 1 बरस कहां से स्टार्ट होगा,
जिस दिन आपको रेफरेंस आई थी 24/5 में, वो 15 दिन के अंदर स्टेटमेंट ऑफ केस जिस दिन आई थी वहां से मत 1 साल काउंट कीजिए, बल्कि जिस दिन आई थी उस महीने के एंड से, मतलब इस चैप्टर में हर सारी चीजें महीने के एंड के बाद आपने काउंट करनी है। नो डाउट स्टे एक्सटेंशन होता है, जो भी स्टे इंजंक्शन होता है वो पीरियड हम एक्सक्लूड करेंगे, और उसके बाद अगर लेस दिन 60 दिन बचते हैं तो कम से कम 60 दिन पक्का दिए जाएंगे। सबसेक्शन 8 में यह है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आगे कौन पेश होगा। ऑब्वियसली आप इन पर्सन पेश होंगे, या आपका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, यहां 5 लोग हो सकते हैं, या तो आपका कोई एम्प्लॉय हो सकता है जो आपके यहाँ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है, या बैंक है तो उसका ऑफिसर हो सकता है जहां पे आप अपना अकाउंट वगैरह मेंटेन करें, लीगल प्रैक्टिशनर वकील हो गया, या सीबीडीटी के मुताबिक जिसने अकाउंटेंसी का एग्जाम पास किया है, या अदर एजुकेशनल कोई और क्वालिफिकेशन ले रखी है। इसके बाद आता है सेक्शन 27 में कॉन्फिस्केशन एंड वेस्टिंग ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। इससे पहले क्या हुआ, सेक्शन 26 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आ गया अटैचमेंट का या नहीं करने का। तो कॉन्फिस्केशन का मतलब क्या है, जैसे 26 में ऑर्डर आया, ये प्रॉपर्टी अब किसको चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाएगी, सब्जेक्ट टू अगर आप सेक्शन 46 में अपीलेट ट्राइब्यूनल को अपील कर दें तो अलग बात है। लेकिन कोई कॉन्फिस्केशन ऑर्डर नहीं होगा। आपने क्या किया, किसी थर्ड पार्टी को बेनामीदार ने गुड फेथ में, वो थर्ड पार्टी एक्टिंग इन गुड फेथ, और उसने एडिक्वेट कंसिडरेशन दी है, और सेक्शन 24 में बेनामीदार को जो नोटिस मिला था प्रोविजनल अटैचमेंट वगैरह के लिए, उससे पहले अगर आपने बेच दी है तो कॉन्फिस्केशन नहीं की जाएगी। और अगर कॉन्फिस्केशन होता है, ये प्रॉपर्टी अब सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाएगी, सारा राइट टाइटल इंटरेस्ट उनका होगा, एंड फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस, मतलब इस पे कोई हक किसी का नहीं होगा। बैंक के पास गिरवी एसेट है या नहीं है, कोई कॉम्पनसेशन बैंक बुक को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी सरकार ना ले जाए, अगर इसके ऊपर आपने कोई राइट टाइटल इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी की फेवर में क्रिएट किया है, तो ध्यान रहे इस तरह का कुछ करना नल एंड वॉइड रहेगा। कॉन्फिस्केशन आप करेंगे रूल 6 के मुताबिक, जिसका मतलब क्या है, जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आता है उसकी कॉपी ऑथराइज्ड ऑफिसर, जो कि इस सेक्शन में बताया गया है इनकम टैक्स ऑफिसर होगा, वो उसके द्वारा आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कॉन्फिस्केट करनी है, तो एक नोटिस जारी किया जाएगा सरकारी अथॉरिटीज को, ताकि ये प्रॉपर्टी अब सरकार के नाम पे उसकी रजिस्ट्री करवाई जा सके। और देखिए, जिस इलाके में ये, जहां पे ये प्रॉपर्टी है, उसके कॉन्स्पिकुअस पार्ट में, जैसे दरवाजा गेट वगैरह, वहां पे अंग्रेजी एंड देसी भाषा में वर्नाकुलर में चिपका के लगा दिया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी अब सरकार की है। और उस इलाके में एक घोषणा भी करवाई जाएगी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोक्लेमेशन, ड्रम बजा के या किसी और कस्टमरी मोड से, ताकि लोगों को पता चले ये सरकार की प्रॉपर्टी हो चुकी है। और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो ये आईटीओ ऑथराइज्ड ऑफिसर अपनी कस्टडी में इसे टेक ओवर कर लेगा। इसे वो बेच भी सकता है अगर संभावना है कि ये खराब हो सकता है, नेचुरल डिके, या इसके मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं इसकी वैल्यू से ज्यादा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अप्रूवल के साथ। और ये पैसा बैंक में एक एफडी करवा दी जाएगी। कौन से बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या उसकी सब्सिडरी या किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में, या सरकारी खजाने में ये पैसे जमा करवा दिए जाएंगे। एफडी आर करवाया जाता है तो आपने एज ऑथराइज्ड ऑफिसर उसकी रसीद भी लेनी है। देन अगर ये एसेट, इससे रिलेटेड एक प्रोविजन है मूवेबल एसेट से रिलेटेड, अगर आप जितने की उसकी वैल्यू है उसके बदले कोई सिक्योरिटी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो आपसे पैसे लेके वही बैंक में डलवा दिए जाएंगे। और अगर ये प्रॉपर्टी कोई कन्वेंस है, कार वगैरह है, तो क्या होगा, मोटर लाइसेंसिंग अथॉरिटी से इसकी वैल्यूएशन करवाई जाएगी और ऑथराइज्ड ऑफिसर अपने पास रखेगा। लेकिन चाहें तो आपके एक सिक्योरिटी देके उसके बदले की वैल्यू दे करके, जो अगेन वही एफडीआर बैंक में करवा दी जाएगी। आप ऐसा किया जा सकता है। देन अगर कोई आपके पास ज्वेलरी, बुलियन वगैरह है तो वो लॉकर में रख दिए जाएंगे इन द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। कैश वगैरह है तो स्वाभाविक है, या सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स वगैरह, वो भी लॉकर में। कैश है तो बैंक में वही एफडीआर करवा दी जाएगी। और अगर शेयर्स वगैरह हैं तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे ट्रांसफर जरूर करवाए जाएंगे। इसके बाद सेक्शन 28 ये कहता है प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट कैसे होगी। तो जैसे हमने कहा, एडमिनिस्ट्रेटर जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो एक या एक से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है, वो मैनेज करेगा। और उसका काम ये है उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करके अपने पास, अपने कंट्रोल में ले आए। लेकिन कई बार किसी प्रॉपर्टी का रिमूवल इम्प्रैक्टिकेबल होता है, जैसे जहाज वगैरह है, तो कहाँ उठा के लेके आओगे, इसलिए उसका मेंटेनेंस वगैरह वो खुद देखेगा कैसे करना है। और ये जितनी भी प्रॉपर्टी, उसका एक रिकॉर्ड बनाएगा। अगर मूवेबल है तो फॉर्म नंबर 1 में, इमूवेबल है तो फॉर्म नंबर 2 में। और ध्यान ये रखें, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कैश कुछ है, तो वो हमने कहा था बैंक में एफडीआर वगैरह करवाएंगे। कोई भी प्रॉपर्टी बेचनी है तो कैसे बेची जाएगी, एज पर इनकम टैक्स के शेड्यूल 2 के मुताबिक, ये कहता है रूल नंबर 9।
देयर आफ्टर सेक्शन नंबर 29 कहता है पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर आया 27 में, तो ये प्रॉपर्टी का पोजेशन एडमिनिस्ट्रेटर के पास आ जाएगा और वो नोटिस जारी करेगा जिस आदमी के पास बेनामी प्रॉपर्टी का पोजेशन है, 7 दिन के भीतर भीतर मेरे को ये प्रॉपर्टी सरेंडर करके जाओ, नहीं तो हम फोर्सिबली आ रहे हैं, आके उठा के लेके जाएंगे और पुलिस वाले भी हमारे साथ में होंगे। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 4 कम्स टू एन एंड। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का निर्णय नहीं ठीक लगता तो चैप्टर 5 एपीलेट ट्राइब्यूनल में है, आप अपील कर सकते हैं। सेक्शन 30 से लेकर 49 तक है। तो एपीलेट ट्राइब्यूनल कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट। और जब तक ये नहीं बनाई जाती, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो ट्राइब्यूनल है वही इसके लिए ट्राइब्यूनल रहेगी। 31 में इसके कॉम्पोजिशन में क्या होगा? चेयरपर्सन होगा और कम से कम 2 मेंबर होंगे, एक होगा जुडिशियल लीगल बैकग्राउंड से, दूसरा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। ट्राइब्यूनल की बेंचेस देखिए न्यू दिल्ली में होंगी और भारत में किसी और जगह पे भी ये बनाई जा सकती हैं। और बेंचेस जो है वो बनाएगा चेयरपर्सन और हर बेंच में कम से कम 2 मेंबर पक्का होंगे। और चेयरपर्सन साहब एक मेंबर को एक बेंच से दूसरी बेंच में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सेक्शन 32 इन्हीं चेयरपर्सन एंड मेंबर की क्वालिफिकेशन के ऊपर है। जहां तक चेयरपर्सन है, या तो आप हाईकोर्ट के जज हैं या थे, सिटिंग या रिटायर्ड, लेकिन अगर आप सिटिंग हैं तो तभी आप अपॉइंट होंगे एज चेयरपर्सन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कंसल्ट करने के बाद। एंड साथ में यहाँ एक और कंडीशन है कि कम से कम आप हाई कोर्ट के जज हैं या थे 5 साल के लिए। जुडिशियल अगर मेंबर हैं तो आप ILS से होने चाहिए, इंडियन लीगल सर्विसेज से, एंड आप सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी या उसकी इक्विवेलेंट पोजीशन पे होने चाहिए। और अगर एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप होने चाहिए इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से, एंड आप चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या उसकी इक्विवेलेंट पोजीशन पे हों तभी आप अपॉइंट होंगे। किसी और ट्राइब्यूनल का भी देखिए चेयरपर्सन या मेंबर यहां पे ये हमारे इस एक्ट में भी अपॉइंट किया जा सकता है। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन, इनका रेम्यूनरेशन वगैरह जो भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। सेक्शन 33 ये कहता है। और अगर इनके यहाँ कोई वैकेंसी होती है तो 3 महीने में उसे फिल किया जाएगा। 34 में इन चेयरपर्सन और मेंबर का टेन्योर रहेगा 5 साल या 65 साल की उम्र, विच एवर इज अर्लियर, और रीअपॉइंटमेंट कभी भी नहीं होगी। सेक्शन 35 कहता है इनको निकाला जा सकता है, स्वाभाविक है, सेंट्रल गवर्नमेंट निकालेगा, बाय नोटिस इन राइटिंग, रीजंस भी देगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से पूछने के बाद। तो यहां पे कारण क्या है? देखिए हर एक्ट में सेम रहते हैं। मेरी तरफ से कोड की है IIICA। आई से आप इनकेपेबल हैं फिजिकली, मेंटली, आई से आप इंसॉल्वेंट हैं, आई से आपका पर्सनल इंटरेस्ट फाइनेंशियली या कोई भी हो, सी से आप कॉन्विक्ट हुए हैं ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, ए से आपने किया अब्यूज ऑफ पोजीशन। लेकिन ध्यान दीजिए ये कि जब आपको निकाला जाएगा तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछ के निकाला जा रहा है, उसके लिए वो इंक्वायरी करेगा और इनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ROH भी देगा, और तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इनको सस्पेंड करेगी, इनको रिमूव नहीं करेगी। और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर को अगर निकालना है, क्योंकि तो उसके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोसीजर रहेगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इन्वॉल्व नहीं होगा। एपीलेट ट्राइब्यूनल की कोई भी कार्रवाई सेक्शन 36 कहता है इनवैलिडेट नहीं होगी कि एपीलेट ट्राइब्यूनल के देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिक्कत है, कॉम्पोजिशन में दिक्कत है, या वैकेंसी है, या इरेगुलरिटी इन प्रोसीजर है, तो कुछ ऐसा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज ए चेयरपर्सन और मेंबर आप रिजाइन कर सकते हैं, नोटिस राइटिंग में देते हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट को कारण बताते हुए, लेकिन 3 महीने का नोटिस पीरियड रहता है, या जब तक सक्सेसर ना हो जाए या टेन्योर ना खत्म हो जाए, या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रिलिंक्विश जिसे हम कहते हैं परमिट ना कर दे, विच एवर इज अर्लियर। और अगर चेयरपर्सन साहब नहीं है तो सीनियर मोस्ट जो मेंबर है वो चेयरपर्सन का काम करेगा, तब तक प्रिजाइड करेगा। जैसे डेथ होगी या आप बीमार वगैरह हैं, जब तक आप रिज्यूम वगैरह ना कर दें अपना ऑफिस। तो ये कहता है सेक्शन 38। एपीलेट ट्राइब्यूनल में जितने ऑफिसर, स्टाफ, एम्प्लॉय चाहिए वो रखे जाएंगे, चेयरपर्सन के अंडर काम करेंगे। इनका भी सैलरी, रेम्यूनरेशन वगैरह, टर्म्स एंड कंडीशंस ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी सेक्शन 39 में। सेक्शन 40 ये कहता है कि जो ऑर्डर आएगा एपीलेट ट्राइब्यूनल का, ध्यान दीजिए, ऑर्डर और उसकी पावर से रिलेटेड, तो कहता है पहली बात तो इनकी पावर्स जो हैं वो आप बाउंड नहीं है बाय सिविल कोड, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908, लेकिन आपकी पावर वही सिविल कोड की है जो हर एक्ट में हम देखते हैं, वही इशूइंग समन, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस, रिक्वायरिंग प्रोटेक्शन ऑफ बुक्स, टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ, issuing commission for examination of witness, ex parte order, reviewing its own decision, other incidental matter, जो हमने अथॉरिटी की पावर में भी यही पढ़ा था।
ये फ्री है टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, टू बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इनकी कार्रवाई जुडिशियल इन नेचर रहेगी। इनका ऑर्डर जो आएगा वो बिल्कुल इसी तरह से माना जाएगा जैसे वो एक कोर्ट का ऑर्डर है, डिक्री ऑफ कोर्ट, बल्कि आप उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं उस सिविल कोर्ट को ट्रांसमिट करते हुए। और ऑर्डर में आप क्या कर सकते हैं, हर जगह मैं ये कोड की देता हूं सीएमसी, आप कंफर्म कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सी से कैंसिल। 41 ये कहता है, देखिए अब हमने कहा कई बेंचेस बनाई जा सकती हैं, तो चेयरपर्सन साहब अलग अलग बेंच को अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और 42 में यही कहा गया है कि चेयरपर्सन एक बेंच से दूसरे बैंक को केसेस ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी मर्जी से, सीओ मोटो, कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। या अगर कोई पार्टी कहती है कि मेरा केस ट्रांसफर किया जाए, तो भाई साहब दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाएगा, उसको सुनने के बाद ही ट्रांसफर किया जाएगा। अपीलेट ट्राइब्यूनल के सारे डिसीजन बाय मेजॉरिटी होंगे। और जब भी डिसीजन देखिए जब लिया जाता हो, हमने कहा था एक बेंच में कम से कम 2 मेंबर रहते हैं, तो हो सकता है वहां कुछ टाई हो जाए। कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर इश्यू में कोई भी केस में 5-7 पॉइंट बन सकते हैं। जैसे 5 पॉइंट है, 4 पॉइंट में आपका व्यू बन रहा है, 1 पॉइंट या 1 से ज्यादा पॉइंट में आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ऐसी स्थिति में चेयरपर्सन उस डिफरेंस वाले पॉइंट को खुद सुनेंगे या किसी थर्ड मेंबर को रेफर करेंगे। अल्टीमेटली हर पॉइंट के ऊपर मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। 44 कहता है जो भी अपीलेट ट्राइब्यूनल हो या अथॉरिटी, हमने इससे पहले पढ़ी, चेयरपर्सन मेंबर कोई भी हो, ये सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं, सरकारी नौकर हैं एज पर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। 45 कहता है क्योंकि अपीलेट ट्राइब्यूनल बनी ही सिविल केसेस के लिए, मतलब यहाँ पे क्रिमिनल केसेस जेल में भेजने वाली इनकी पावर नहीं है, सिविल कोर्ट की पावर है, तो इसलिए लिखा है कि 45 की सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। मतलब आपने इस एक्ट के लिए अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल बना दिया है, तो आप एक नॉर्मल सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। सिविल कोर्ट कोई केस एंटरटेन नहीं करेगी, ना ही वो कोई स्टे या इंजंक्शन वगैरह प्रोवाइड करेगी। सेक्शन नंबर 46, आप अपील जब अपीलेट ट्राइब्यूनल को करते हैं, रेड विद रूल नंबर 10, ऑब्वियसली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के खिलाफ आप कर रहे हैं, कोई भी आप पर्सन है जो उसका ऑर्डर आया था 26 में, तो आप अपील करेंगे 45 दिन के अंदर। नो डाउट यहाँ एक्सटेंशन आपको रीजनेबल कॉज पे मिल सकता है। इसके लिए फीस देनी पड़ती है 10,000 और ये अपील का एक फॉर्म भी है, फॉर्म नंबर 3 है। अपील आप ढंग से लिखिए, कंसाइसली एक एक पॉइंट के ऊपर जो जो आपके ऑब्जेक्शन है हर पॉइंट को अलग अलग लिखो, हर पॉइंट की एक नंबरिंग भी करो और हर एपिलेंट अपना एड्रेस भी लिख के देगा और ये भी बताएगा किस दिन आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर मिला है। अब एपिलेट ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर क्या देगी, वही सीएमसी, कंफर्म, मॉडिफाई, कैंसिल, और वही उनकी सिविल कोर्ट वाली पावर है। कुछ एक्स्ट्रा पावर भी है, सबूत वगैरह वो मांग सकते हैं और ये अपना ऑर्डर देंगे 1 साल के भीतर। और 1 साल कहां से स्टार्ट होगा, जिस महीने आपने अपील की थी उस महीने का लास्ट डे कंप्लीट होने के बाद, मतलब जिस महीने जो भी काम हो रहा है उसके खत्म होने के बाद ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और साथ में यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज और है, एक आ गई अपील सेक्शन 26 में एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ, एक है 54A में। अगर ये ऑर्डर आता है 54A का, बस उसमें है कि टाइम पीरियड वही 45 दिन है, लेकिन फीस 10,000 की बजाय 2,000 रुपए है। अगर ऑर्डर में कोई मिस्टेक होती है तो 47 कहता है कोई भी पार्टी उसके बारे में अपीलेट ट्राइब्यूनल को बता सकती है और आप उसे ठीक कर सकते हैं 1 साल के भीतर भीतर। 1 साल कहां से स्टार्ट होगा, जिस महीने ऑर्डर आया उस महीने के खत्म होने के बाद। लेकिन इससे किसी के इंटरेस्ट पे प्रभाव पड़ता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। और यहां पे आपका लीगल रिप्रेजेंटेशन सेम वही होगा जो हमने 26 में पढ़ा। 49 बढ़िया सेक्शन है, ये कहता है अगर आप अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से खुश नहीं है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 18 में हाई कोर्ट का डेफिनेशन आता है कि हाई कोर्ट कौन सी हाई कोर्ट, देश में 24 है, तो कहता है जहां पे जिसने अपील की है एग्रीव्ड पार्टी जहां रह रही है या बिजनेस प्रोफेशन पर्सनली वर्क्स फॉर गेन है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर एग्रीव्ड पार्टी है तो जहां पे रिस्पोंडेंट चाहे एक से ज्यादा हो, कोई भी जो जहां रहता है या बिजनेस वगैरह कर रहा है, आप 60 दिन के अंदर अंदर जिस दिन अपीलेट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया आप अपील करेंगे। एक्सटेंशन सफिशिएंट कोर्स पे हो सकता है, लेकिन अपील सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होगी, फैक्ट पे नहीं होगी। ऑर्डर फिर इनका वही रहेगा सीएमसी, और इनके पास भी पावर कौन सी है, सिविल कोर्ट की ही पावर्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर चलिए हम चलते हैं स्पेशल कोर्ट के ऊपर। चैप्टर नंबर 6 सेक्शन 50 से 52 तक है। स्पेशल कोर्ट है अगर आपको जेल दी जाती है तो स्पेशल कोर्ट के पास कौन सी होगी, ऑफेंसेस जो क्या है, जहां पे लगता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973। अब स्पेशल कोर्ट क्या है, कोई अलग से नहीं बनाई है, जो भी उस इलाके में सेशन कोर्ट है एक या एक से ज्यादा, उसी को ये एक स्पेशल पावर दी जा सकती है। सेक्शन 50 ही कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से पूछ के कि ये केसेस उसके ऊपर चलाए जाएं।
हाँ, क्योंकि आप सेशन कोर्ट हैं तो देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का एक्ट भी केस भी आपके ऊपर हो रहा है, क्योंकि आप नॉर्मल कोर्ट भी हैं। प्लस किसी और एक्ट में भी अगर कोई आपने ऑफेंस किया है तो दोनों के दोनों ऑफेंस भी वो इकट्ठे एट द सेम टाइम सेम ट्रायल पे रन किए जा सकते हैं। एंड सब सेक्शन 3 कहता है कोग्निजांस, जिसका मतलब है केस तभी चलेगा अगर कंप्लेंट राइटिंग में की जाती है सरकार के किसी भी अथॉरिटी या ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा, और यहां निर्णय कोशिश की जाएगी जल्दी से जल्दी दिया जाए, मतलब कह लीजिए एक्सपेडाइट होगा और 6 महीने में खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और सेक्शन 51 यही कहता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की यहां धाराएं लगेंगी और सरकार की तरफ से जो केस लड़ेगा वो होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसका मतलब होता है एडवोकेट 7 साल के तजुर्बे वाला, या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो 10 साल के तजुर्बे वाला होगा, वो केसेस लड़ेगा। 52 में क्योंकि अब स्पेशल कोर्ट का निर्णय आ गया, आप उससे खुश नहीं है तो अपील एंड रिवीजन स्वाभाविक है, स्पेशल कोर्ट सेशन कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट के नीचे आती है, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं जिसके ज्यूरिसडिक्शन में क्या है वो सेशन कोर्ट आ गई है। तो इसके साथ हम पहुंच गए हमारे चैप्टर नंबर 7 में, ऑफेंसेस, जिसका मतलब है पेनल्टीज, सेक्शन 53 से 55। 53 मैंने आपको पहले ही बता दिया था, रेड विद सेक्शन 3, कि अगर आप कोई बेनामी ट्रांजैक्शन करेंगे तो भाई साहब बेनामीदार हो, बेनिफिशियल ओनर हो या कोई और आदमी हो, 1 से 7 साल एंड फेयर मार्केट वैल्यू का 25% तक आपको फाइन देना पड़ेगा। और अगर 54 कहता है फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है किसी भी आदमी ने तो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट 6 महीने से 5 साल है एंड फेयर मार्केट वैल्यू का 10% तक आपको फाइन लगेगा। और अगर आपसे कोई इंफॉर्मेशन या नोटिस दिया था लेकिन आपने कंप्लायंस नहीं किया तो 54 ये कहता है कोई भी आदमी जिसने सेक्शन 21 हो 19 हो सम्मन वगैरह पे वो अपीयर नहीं हुआ तो उसके ऊपर फाइन 25,000 फॉर ईच फेलियर का लगेगा। एंड 54B कहता है कोई भी आपके पास रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स जो आपने मेंटेन किए हैं तो वो प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ एंट्री है। और 55 हमने पहले भी पढ़ा था सेक्शन 3 के साथ कि जो भी आपके ऊपर केस किया जाएगा विद अप्रूवल ऑफ प्रायर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि इनकम टैक्स के कमिश्नर डायरेक्टर या प्रिंसिपल कमिश्नर डायरेक्टर होंगे। इसके साथ हम आ जाते हैं आखिरी चैप्टर नंबर 8 मिसलेनियस में, सेक्शन 56 से 72, जिसके अंदर कुछ विशेष है ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर 58 में है, कोई भी एग्जाम्पशन वो दे सकते हैं, 59 में डायरेक्शन दे सकते हैं, 68 में रूल बनाएंगे, और कोई भी एक्ट बनाया जाता है उसमें कुछ डिफिकल्टी होती है तो एक्ट बनने के 2 साल के अंदर उनको ठीक किया जा सकता है, ये कहते हैं सेक्शन 70। बढ़िया है, देखिए इन 2 सेक्शन को जरूर लेके चलिए, सेक्शन 60 एंड 67। ये जो एक्ट है ये कहता है एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड, मतलब ये एक्ट बिल्कुल भी डेरोगेटरी टू अदर एक्ट्स नहीं है, इन एडिशन लगेगा। लेकिन 67 कहता है इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा बाकी एक्ट्स के ऊपर। तो एक तरफ आप कह रहे हो इन एडिशन है, एक तरफ कह रहे हो ओवरराइडिंग है, तो ओवरराइडिंग कब होगा? अगर इनकंसिस्टेंसी है तो हमेशा बेनामी एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा। ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल होंगे, जिसका मतलब है आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा बिना वारंट के। और ऑफेंस अगर कंपनी ने किया, हर एक्ट में आप सेम देखते हो 62 में कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट फर्म, एओपी वगैरह, तो पर्सन इंचार्ज लायबल होगा। और साथ में अगर कनाइवेंस कंसेंट है मैनेजर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर या ऑफिसर की, वो भी लायबल रहेंगे। कोई भी नोटिस जो जारी किया गया अगर उसमें कोई डिफेक्ट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनवैलिडिटी नहीं होगी, 63 कहता है। 64 कहता है कोई भी सरकारी ऑफिसर जिसने एक्शन लिया है गुड फेथ में उसको प्रोटेक्शन है, उसके खिलाफ कोई केस वगैरह लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकता है। और देखिए इस एक्ट के आने के बाद ऑब्वियसली सारे के सारे केसेस जो पेंडिंग थे अब कहां ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जो अथॉरिटीज ट्राइब्यूनल हमने पढ़ा। और 66 कहता है प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो आदमी डिफॉल्टर है अगर उसकी मौत हो गई है तो इससे कोई टेंशन नहीं है, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके खिलाफ केस कंटिन्यू रहेगा। तो इसके साथ मैं इसे समाप्त करता हूं। होप सो आपको इससे यूटिलिटी मिले। गुड लक, गॉड ब्लेस।